जय हिंद दोस्तों, मैं रोहिताज चौहान आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूँ इग्नू स्टडी सेंटर 2281 निर्माण कैंपस सुनाम में। दोस्तों EHI4 कोर्स कोड हम कर रहे हैं रेगुलर वे में। इसके पहले कई वीडियो आ चुकी है। आज उसी कंटिन्यूटी के रूप में 25 यूनिट हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों कौन से 25 यूनिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे पहले लेक्चर में हमने देखा था कि भाई भारत में पुर्तगालियों का आगमन होता है, कैसे भारत में अपनी पुर्तगाली बस्तियां स्थापित करते हैं, कैसे व्यापार स्टैब्लिश यहाँ पे करते हैं, भारतीयों के साथ उनका क्या संबंध रहता है, क्या मुख्य घटना घटती है पुर्तगालियों के बारे में। ठीक है, आज उसी कड़ी में हम आगे बढ़ाते हैं। भाई अन्य बस्तियां कौन कौन सी आती है यूरोप से, इसके अलावा कौन कौन सी फैक्ट्री मतलब यहाँ पे स्थापित करते हैं, कौन कौन से देशों की कंपनी आती है। तो इसके अलावा हम देखते हैं भाई डच कंपनी आती है। डच कहाँ के लोग थे? सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए, डच थे नीदरलैंड के, यानी कि हॉलैंड वासी थे डच। इसके बाद हम देखते हैं ब्रिटिश लोग भी आते हैं, यानी कि ब्रिटेन से आते हैं। उसके बाद हम डेनिश देखते हैं, भाई डेनिश आते हैं, ये ऑर्डर से बता रहा हूं मैं ना। एंड लास्ट हम देखते हैं, सबसे लास्ट में फ्रांसीसी कंपनी आती है। तो ये 5 कंपनी भारत में, आधुनिक भारत में व्यापार करने के लिए आती है। लेकिन सक्सेस किसको मिलती है? सक्सेस मिलती है ब्रिटिश को, ब्रिटिश कंपनी, यानी कि जिसका मूल नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। इन सभी कंपनियों का एक मूल नाम था, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश कंपनी का था, ऐसे ही पुर्तगाली कंपनी का नाम एस्तादो दा इंडिया था, ऐसे ही फ्रांसीसी बस्ती का नाम वेरिंग्स डे दा इंडिस कंपनी था, है ना। तो इनका सभी का एक अपना मूल नाम भी था। तो वैसे हम शॉर्ट में इनको जानते हैं कि भाई फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इन नाम से भी हम इनको जानते हैं। तो मैटर ये करता है कि भारत में सक्सेस किसको मिलती है? सक्सेस मिलती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। यह एक स्वायत्त कंपनी थी, यह एक स्वायत्त कंपनी थी। इसके मुकाबले अगर हम देखें पुर्तगालियों को, तो पुर्तगाली जो शासक था वहाँ का हेनरी द नेविगेटर, जिसके आदेश अनुसार वास्को डी गामा यहाँ पे भारत में खोज करता है, भारत की पुर्तगाली जो समुद्री रास्ते से सबसे पहले आता है। तो वहाँ पे उनका जो शासन जो चलता था कंपनी के ऊपर, वो वहाँ की सरकार का चलता था। यही कारण था फ्रांसीसियों की भी, है ना। नहीं तो डुप्ले जो था, डुप्ले फ्रांसीसी सैनिक था, वो बहुत ही मुख्य और इम्पोर्टेंट जो नीति बाद में अंग्रेजों ने चलाई, जो सहायक संधि की नीति अंग्रेजों ने चलाई 1798 में, कि भारतीयों से ही राज्य लेते थे, मतलब भारतीयों के राज्य में ही, भारतीय जो रियासत थी उनके राज्य में उनके सैनिकों का यूज भी करते थे, उनके संसाधनों का दोहन भी करते थे, और उनकी उस पर गुप्तचर व्यवस्था भी रखते थे। तो सहायक संधि प्रणाली, वे किसी के साथ संधि भी नहीं कर सकते थे, मतलब कि उनकी आज्ञा के बिना, ब्रिटिशों की। तो ये नीति तो पहले डुप्ले अपना चुका था, लेकिन डुप्ले को वहां की सरकार ने वापस बुला लिया था। तो योग्य सैनिक तो थे, योग्य शासक थे, योग्य जो सेनापति थे, जो भारत में आए, योग्य गवर्नर थे फ्रांसीसी, लेकिन उनपे एक बंदिश थी, वहां की बंदिश थी भाई फ्रांसीसियों की, है ना, जो फ्रांसीसी जो कंपनी थी। ठीक है, और यही कारण था भाई ब्रिटिशों को खुली छूट मिली थी। हालांकि बाद में ब्रिटिशों के ऊपर भी कई सारे लगाम लगाई गई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद, और 1935 तक आते 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 इनको बिल्कुल जकड़ दिया, है ना, कंपनी को। लेकिन नहीं तो हम देखते हैं 1765 से 1772 का जो 7 साल का जो काल था, कंपनी ने क्या भ्रष्टाचारी मिचाई, क्या घूसखोरी मिचाई। हम आज देखते हैं, ये बात नोट करते हैं, 7 साल का काल जब क्लाइव यहाँ पे द्विशासन लगाता है, भाई द्वैत शासन लगाता है, क्यों कि भाई पर जो वहाँ की जो फौजदारी संभालेगा, मतलब कि कलकत्ता के अंदर जो फौजदारी संभालेगा, वहाँ का तो पद दे दिया उसको, वहाँ के कलकत्ता के नवाब को। और जो वित्तीय मामला है वो अंग्रेजों को हो गया, उनको भी रोक लगा दी। लेकिन भाई जब ब्रिटिश सरकार ने देखा भाई ऐसे तो ये कंपनी यहाँ पे ज़्यादा ही अपना एस्टेब्लिशमेंट कर देगी, और ये यहाँ के जो क्या नाम है, जो इनके कर्मचारी थे वो बहुत ज़्यादा अमीर हो रहे थे, क्योंकि वो कंपनी के अलावा भी वो बहुत यहाँ पे व्यापार करते थे। ठीक है, तो उन्होंने लगाम लगाई। तो पहला अधिनियम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। उसी प्रकार से आगे उसमें कई सारे उसमें अधिनियम आते हैं, जैसे 1781 में आता है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है, फिर 1793 में आता है कार्नवालिस के समय में, है ना, 1813 में आता है। 1813 में फिर एक वो रखी गई बंदिश की, भाई अब है ना, अब से ये रहेगा कि यहाँ पे जो ब्रिटिश जो अन्य जो देशवासी भी है, मतलब जो अन्य लोग भी है, वो भी भारत में व्यापार कर सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि कंपनी के लोग ही यहाँ पे व्यापार करेंगे, कोई भी आके व्यापार यहाँ पे कर सकता है। ठीक है, 2 चीजों को छोड़कर, किस 2 चीजों के 1813 के अधिनियम में क्या था
चाय को छोड़कर और चीन को छोड़कर, इन दो चीजों को छोड़कर यहाँ पे कोई भी व्यापार कर सकता है। और 1833 में ये दोनों चीज भी यहाँ से समाप्त कर दी गई और बोला कोई भी आइए यहाँ ईसाइयत को फैलाइए, प्रचार करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, 1833 के अधिनियम में। उसके बाद 1853 आता है, फिर 1858 आता है। 1858 में अब यहाँ पे महारानी शासन शुरू हो जाता है। 1858 में 1857 की क्रांति के बाद यहाँ पे महारानी शासन शुरू हो जाता है, क्योंकि 1857 की क्रांति मुख्य घटना घटी थी, पैरों के नीचे से जमीन हिला दी थी अंग्रेजों की यहाँ पे भारतीयों ने, है ना, 1857 की क्रांति में। और फिर 1858 के बाद 1861, फिर 1892, 1909, 1919, 1935 ये कुछ अधिनियम आए जो झगड़े, लेकिन ब्रिटिश कंपनी शक्तिशाली थी, इन सभी से अन्य छूट भी मिली हुई थी। एक कारण ये था कि भाई ब्रिटिश इसलिए शक्तिशाली, दूसरा कारण जैसे भाई डच कंपनी थी, वो भारतीयों से इतना ज्यादा व्यापार नहीं करती थी, उसका जो मुख्य केंद्र था, जो व्यापारिक केंद्र था, वो था इंडोनेशिया। डच कंपनी का जो मुख्य व्यापारिक केंद्र था वो था इंडोनेशिया। इंडोनेशिया से व्यापार करता था भारत से, तो वो चीज डच कंपनी क्या करती थी, भारत से सामान खरीदती थी, वो सामान इंडोनेशिया में बेच देती थी। इंडोनेशिया जो सामान लेती थी वो अपने देश ले जाती थी, ठीक है। तो इसका त्रिकोणीय व्यापार ये चलाते थे कौन, डच लोग। कौन, डच लोग। डच फैक्ट्री मैंने आपको बताई थी भाई, डच और ब्रिटिशों में दो बात ध्यान रखनी है आपको। डच फैक्ट्री ब्रिटिशों से पहले स्थापित हुई थी, लेकिन ब्रिटिशों से पहले स्थापित हुई थी, लेकिन फैक्ट्री अगर बात की जाए, फैक्ट्री किसकी पहले स्थापित हुई, फैक्ट्री अंग्रेजों की पहले स्थापित हुई। कंपनी पहले डच कंपनी आई 1600 में और 1602 में ब्रिटिश, लेकिन फैक्ट्री किसकी आई, पहले अंग्रेजों की फैक्ट्री आई थी, ठीक है। किसके नेतृत्व में स्थापित हुई डच, डेहे मस्तान की, डेहे मस्तान के नेतृत्व में ये स्थापित कंपनी इन्होंने की। तो इनके देखते हैं कि कौन कौन सी जगह, आंध्र प्रदेश में इनकी फैक्ट्री कहाँ थी, तमिलनाडु में इनकी फैक्ट्री कहाँ थी, पश्चिम बंगाल में वे कौन से स्थल थे जहाँ डचों की फैक्ट्री थी, या फिर ये मुख्य पॉइंट यहाँ पे दोस्तों रह जाते हैं। तो आपको पता होना सबसे पहले डचों ने कौन सी फैक्ट्री स्थापित की, कहाँ पे की सबसे पहले, है ना। सबसे पहले डचों ने कहाँ पे फैक्ट्री स्थापित की, तो वो की थी मछलीपट्टनम में। कहाँ पे की थी, मछलीपट्टनम में। आपको पता होना चाहिए मछलीपट्टनम कहाँ पे पड़ता है, किस स्टेट में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। तो इन्होंने आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम में स्थापित की। फिर तमिलनाडु में बात की जाए तो पुलिकट में की, बंगाल में कासिम बाजार में की, और गुजरात में सूरत में की, विमलीपट्टनम में की, बालासोर में की, पटना में की, चिनसुरा में की। तो ये कई सारी फैक्ट्री इन्होंने स्थापित की। तो क्वेश्चन आपसे कैसे बढ़ सकता है, आपसे पूछ, मतलब अगर वनडे एग्जाम में कोई भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि बंगाल के अंदर किस जगह पे डचों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। तो बंगाल के अंदर वे दो जगह बता दीजिए आप, चिनसुरा थी बंगाल के अंदर और कासिम बाजार थी। चिनसुरा और कासिम बाजार, इन दो जगह पे बंगाल के अंदर डचों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। तमिलनाडु के अंदर पुलिकट में की थी, आंध्र प्रदेश के अंदर मछलीपट्टनम में की थी, गुजरात के अंदर उसमें की थी, सूरत में की थी, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्री थी। केरल के अंदर कहाँ पे की थी, केरल के अंदर कोचीन में की थी, ठीक है। ये कुछ फैक्ट्री इन्होंने स्थापित की। अब ये देखो कि भाई इनके ये किस किस चीज पे व्यापार करते थे, कौन कौन से वस्तु पे का व्यापार करते थे। ये रेशम का व्यापार करते थे ये, और इसके अलावा और किस किस पॉइंटों का, कहाँ कहाँ का व्यापार ये करते थे। रेशम के अलावा भाई नील का व्यापार करते थे, उसके बाद अफीम का व्यापार करते थे, या वस्त्र का व्यापार ये डच करते थे, है ना, डच वाले। वस्त्र, अफीम, नील, कच्चा रेशम, इन सभी का व्यापार करते थे। इनकी अगर पद्धति देखी जाए, जिस प्रकार से हमने पुर्तगालियों की पद्धति देखी भाई, वो कार्टेज आर्मेडा व्यवस्था प्रणाली उनकी थी, है ना, जो मतलब वहां पे उनसे परमिशन लेनी पड़ती थी अगर अरब सागर में उतरते थे। तो इनकी जो एक व्यापारिक जो प्रणाली थी, पद्धति थी, वो थी सहकारिता पद्धति। कौन सी, सहकारिता पद्धति। अब मुख्य बात दोस्तों ये आ जाती है, अब आप जानते हो कि भाई जब ये इतने स्थापित हो गए थे, इतनी जगह इन्होंने फैक्ट्री स्थापित कर ली, आंध्रा में, केरला में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, सूरत में, इतनी जगह इन्होंने फैक्ट्री स्थापित की। तो ये यहाँ पे इनका पतन क्यों हुआ भारत में। इनका पतन हम जानते हैं 1759 की लड़ाई हुई थी, बेदरा की लड़ाई। कौन सी, बेदरा की लड़ाई। बेदरा की लड़ाई में अंग्रेजों ने इनको पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद इनको इंडोनेशिया में ही मुख्य केंद्र बन गया भारत से। लेकिन अगर मुख्य बात की जाए भारत से अंतिम इनका पतन कब हुआ, जैसे मैं आपको बोला था भाई, पुर्तगाली सबसे पहले आते हैं भारत में, सबसे बाद में जाते हैं 1961 में। फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आते हैं, लेकिन सेकंड लास्ट में जाते हैं 1954 में फ्रांसीसी जाते हैं यहाँ से, है ना। तो इसी प्रकार से ये 1795 में जाते हैं, 1759 के बेदरा के युद्ध में अंतिम रूप से पराजित यहाँ पे हो जाते हैं। कौन, डच लोग, है ना।
अब बात की जाए पतन का मुख्य कारण क्या रहा, कौन कौन से वे बिंदु थे। अगर आप ये बिंदु आप मेंशन करोगे अपने क्वेश्चन में तो आपके लिए बहुत ही अच्छा दोस्तों रहने वाला है। वे बिंदु आप देखो, सबसे पहली बात केंद्रीयकरण। वहाँ की जो सरकार थी, हॉलैंड की जो सरकार थी, नीदरलैंड की जो सरकार थी, उन पे केंद्रीयकरण मतलब कि एक शिकंजा कसा हुआ था, है ना, ये नहीं कर सकते। एक लिमिटेड इनको पैसा मिलता था कंपनी को वहाँ की सरकार से, है ना, तो है ना, तो केंद्रीयकरण उन पे बहुत ज्यादा था, सेंट्रलाइजेशन, है ना। उसके अलावा इनकी नौसैनिक शक्ति भी कमजोर थी अंग्रेजों से। नौसैनिक शक्ति में अंग्रेज इनसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ थे। और इसके अलावा भाई ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे जो मसालों के द्वीप है या अपने व्यापार पे ही ध्यान दिया। व्यापार के अलावा इन्होंने यहाँ पे राजनीति में, यहाँ के प्रशासन में भागीदारी नहीं की। अंग्रेजों की जीत का मुख्य कारण यह भी रहा कि भैया इन्होंने यहाँ पे राजनीति फैलाई और प्रशासन में अपना पार्टिसिपेशन किया। ठीक है दोस्तों, तो कई सारे मुख्य कारण इनके हुए। आर्थिक स्थिति वैसे भी इनकी कमजोर थी, तो ये डचों के इसमें मुख्य कारण रहे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखो अंग्रेजों के बारे में, अंग्रेजों के बारे में पढ़ते हैं। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले कहाँ पे अपनी बस्ती जमाई थी, अंग्रेज भारत में कब आए थे। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले जो अंग्रेज जो यहाँ पे दूत बन के आया था वो आया था कौन, कैप्टन हॉकिंस। कौन आया था, कैप्टन हॉकिंस, 1608 में। 1608 में कैप्टन हॉकिंस आता है किसके दरबार में। उस समय मुगल शासक कौन था, उस समय मुगल शासक था जहांगीर। कौन था, जहांगीर, क्योंकि 1605 में अकबर का उत्तराधिकारी जहांगीर बनता है और गद्दी पे बैठ जाता है। कैप्टन हॉकिंस आता है यहाँ पे अपनी फैक्ट्री मतलब कारखाना खोलने के लिए। तो ये जो कैप्टन हॉकिंस था ये तुर्की भाषा का बहुत अच्छा जानकार था, फारसी भाषा का अच्छा जानकार था। जिस भाषा में भी ये मतलब कोई भी अगर बात करता उस भाषा को ये मतलब अच्छी तरीके से बोल भी सकता था और समझ भी सकता। ठीक है, तो जहांगीर ने इसको इंग्लिश खान की उपाधि दी। क्या दी, जहांगीर ने इसको इंग्लिश खान की उपाधि दी और 400 का मनसब दिया। 400 का मनसब दिया किसको, जहांगीर को, इसको सॉरी कैप्टन हॉकिंस को। तो अगर आपसे पूछे कि भाई प्रथम बार मुगल दरबार में कौन ब्रिटिश आया था, तो कैप्टन हॉकिंस आया था। अगर पूछे कि भाई इससे पहले भी कोई ब्रिटिश भारत में आया था, हाँ आया था, कैप्टन मिल्डन हॉल। कौन आया था दोस्तों, कैप्टन मिल्डन हॉल इससे पहले भी आया था, लेकिन मुगल दरबार में पहुंचने वाला कैप्टन हॉकिंस ही था। 1600 में मैंने आपको बताया भाई महारानी एलिजाबेथ ने स्थापित कर दी थी कंपनी, बोल दिया था भाई, आदेश दे दिया था कि करो भारत में। 1600 ईस्वी में 15 वर्ष का ऑर्डर दिया था भाई, 15 वर्ष तक के लिए, है ना। उसके बाद में बढ़ता रहा ये, है ना। तो सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस आता है रेड ड्रैगन नामक जहाज में। कौन से जहाज में, रेड ड्रैगन नामक जहाज में आता है 1608 में। ये फैक्ट्री के लिए मतलब मनवा लेता है जहांगीर को सूरत में कारखाना खोलने के लिए। लेकिन उस समय में जो मुख्य शक्ति थी वो मुख्य शक्ति थी पुर्तगाली। कौन सी थी मुख्य शक्ति, पुर्तगाली उस समय में मुख्य शक्ति थी। और पुर्तगालियों ने क्या किया उस समय, ये था भाई पुर्तगालियों को रुष्ट नहीं करना चाहते थे। कौन, ये जहांगीर। तो जब सवाली का युद्ध होता है, सवालल्ली का युद्ध होता है 1612 ईस्वी में, सवालल्ली के युद्ध में क्या होता है, ये अंग्रेज जो लोग हैं ये इनको पुर्तगालियों को पराजित कर देते हैं। तो जहांगीर को लगा ये तो भाई इनसे भी श्रेष्ठ है, इनसे भी शक्तिशाली है, तो इन्होंने यहाँ पे फैक्ट्री खोलने का आदेश दे दिया। और इन्होंने, अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री जो अपनी स्थापित की वो कहाँ पे की दोस्तों, वो की गुजरात के सूरत में। कहाँ पे, गुजरात के सूरत में। और सूरत के बाद तो इन्होंने फिर बड़ौच में, अहमदाबाद में, इधर बड़ौच में, अहमदाबाद में, और मछलीपट्टनम में, आगरा में, अजमेर में, अन्य कई जगह पे इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। कहाँ के बाद, सूरत के बाद में। और पहला दूत की बात की जाए अगर, पहला दूत कैप्टन हॉकिंस, और पहले दूत के बाद कैप्टन हॉकिंस के बाद कौन आता है, वो आता है सर टॉमस रॉय। कौन, सर टॉमस रॉय। ये दो मुख्य है यहाँ पे गुप्तचर, आपको याद रखने हैं, ये दूत याद रखने हैं कि ब्रिटिश दूत कौन कौन आए। कैप्टन हॉकिंस आया रेड ड्रैगन नामक जहाज में 1608 में, और 1615 में सर टॉमस रॉय आया था। और टॉमस रॉय के बाद ये अन्य जो फैक्ट्री थी सूरत के बाद, है ना, अहमदाबाद में, बड़ौच में, आगरा में, है ना, अजमेर में, ये टॉमस रॉय के बाद ही स्थापित यहाँ पे हुई। और इन्होंने धीरे धीरे यहाँ पे आके अपना साम्राज्य विस्तार किया। इन्होंने ब्रिटिश वासियों ने और स्थापित करने के बाद मैंने आपको बताया भाई इन पे जो रूल तो बाद में लागू होता है 1773 का। फिर इसको बाद इन्होंने हुगली स्थापित की, मद्रास शहर को स्थापित किया। मद्रास में इन्होंने सेंट फोर्ज नामक एक किला स्थापित किया। कहाँ पे, सेंट जॉर्ज किला कहाँ पे स्थापित किया, मद्रास में इन्होंने स्थापित किया। और मैंने जब पुर्तगाली आपको पढ़ाए थे, पुर्तगाली में बताया था कि 1662 में चार्ल्स द्वितीय की जब शादी होती है पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से, तो उनको दहेज में मिलता है बम्बई शहर। दहेज में मिलता है बम्बई शहर। तो बम्बई शहर 1662 में मिलता है। और 6 साल के बाद यानी कि 1668 में उन्होंने क्या किया, 1668 में उन्होंने उनको ब्रिटिश कंपनी को लीज पर दे दिया।
10 पौंड वार्षिक। 10 पौंड वार्षिक, भाई आप इसमें व्यापार करो कुछ भी करो, मेरे को 10 पौंड चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ब्रिटिश कंपनी अपना प्रसार यहाँ पे फैलाती गई, ठीक है। और उन्होंने यहाँ पे अपना साम्राज्य कायम किया, कि इन्होंने ब्रिटिश में। और फिर अगर बात की जाए मुगल शासकों से इन्होंने 1715 में, है ना, फर्रुख शेर के समय में उसका वहाँ पे इलाज करके, है ना, 1717 में, तो इलाज करने के बाद वहाँ पे व्यापार करने की एक अनुमति यहाँ पे इन्होंने ले ली। इसी प्रकार 1751 में, है ना, इन्होंने अनुमति ली। तो ये यहाँ पे जम गए, बस गए, ठीक है। उसके बाद ये इनकी चलता रहा, क्योंकि ये तो लास्ट तक चले, इनका मुख्य रोल लास्ट तक रहा। अगर इसके बात की जाए डेनिश कंपनी की, डेनिश कंपनी भारत में आती है 2 जगह, ट्रंकेबोर में और श्रीरामपुर में। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में 2 ही जगह अपने कारखाने स्थापित कर पाती है। कौन? डेनिश कंपनी। कौन? डेनिश कंपनी, है ना। कहाँ पे? ट्रंकेबार में और श्रीरामपुर में। श्रीरामपुर यानी कि पश्चिम बंगाल में, है ना। ये 2 जगह यहाँ पे अपने स्थापित कर पाते हैं कारखाने। और इसके बाद अगर बात की जाए फ्रांसीसियों की, कौन? फ्रांसीसियों की अगर बात की जाए तो फ्रांसीसी जो कंपनी आती है दोस्तों, फ्रांसीसी कंपनी के पहली फैक्ट्री कब स्थापित की और कहाँ पे की? 1667 में। कब? 1667 में इन्होंने की। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ पे की? सूरत में की। कहाँ पे की दोस्तों? सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित की इन्होंने, है ना। उसके बाद अन्य फैक्ट्री इन्होंने भी अपने जमाए पैर। और अगर फ्रांसीसियों के बारे में दोस्तों मुख्य घटना आपको याद, मतलब मेरे हिसाब से अगर पढ़ना चाहिए तो कर्नाटक संघर्ष पढ़ना चाहिए। कौन सा? कर्नाटक संघर्ष पढ़ना चाहिए वो। और कर्नाटक संघर्ष में क्या पढ़ना चाहिए? सबसे पहली बात तो आपको यही पता होना चाहिए दोस्तों, भाई कर्नाटक संघर्ष किस किस कंपनी के बीच हुआ था, किस किस फैक्ट्री के, मतलब जो फैक्ट्री के मालिक थे उनके बीच हुआ था। ये अंग्रेजों के बीच हुआ था और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था कर्नाटक संघर्ष। देखो नाम भारतीय है, भाई युद्ध भारत में हुए और हुआ ब्रिटिश कंपनियों के बीच में, है नहीं। ब्रिटिश कंपनी कौन कौन सी, मतलब सॉरी, यूरोपियन कंपनी के बीच में। यूरोपियन कंपनी कौन कौन सी? एक इधर फ्रांसीसी और इधर ब्रिटिश। तो 3 युद्ध हुए कर्नाटक संघर्ष में। कितने युद्ध हुए? 3 युद्ध हुए। कौन कौन से 3 युद्ध हुए और कब हुए, क्यों हुए, क्या मुख्य कारण रहा उनका? भाई सबसे पहली बात प्रतिद्वंदिता। एक जगह पे एक ही बंदा रह सकता था, तो इन्होंने भाई इनका वहां पे यूरोप के अंदर भी एक दूसरे से प्रतिद्वंदिता थी, फ्रांस की और ब्रिटिश की। तो वहां पे इनका युद्ध चल रहा था। तो प्रथम जो कर्नाटक जो संघर्ष स्टार्ट होता है दोस्तों, उसमें जो मुख्य कारण था वो था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध। क्या मुख्य कारण था? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। यही वहाँ का पहला जो कर्नाटक संघर्ष शुरू होता है, इसका मुख्य कारण था, ये वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। अब जब भारत में इसकी जानकारी मिलती है, उस समय यहाँ पे डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर था। तो डुप्ले को जब लगा कि भाई अभी हमारी नौसैनिक शक्ति भी कमजोर है और सैनिक वैसी स्थल शक्ति भी कमजोर है, तो उन्होंने जो ब्रिटिश, जो उस समय मद्रास, क्योंकि उस समय ब्रिटिश कब्जे में था और पौंडीचेरी फ्रांसीसी कब्जे में था, तो जो मद्रास के जो वहाँ पे गवर्नर था उससे संपर्क किया और उसके बोला कि भाई अभी हम यहाँ पे अपनी तटस्थता की नीति अपनाएंगे, हम यहाँ पे कोई भी संघर्ष नहीं करेंगे भारत के अंदर। तो वो बोला कि भाई तो उसने मना कर दिया ब्रिटिश वाले ने, क्योंकि उसको जानकारी मिल गई थी, पहले पता लग गया था कि भाई ब्रिटिश से उसकी सेना मतलब सहायता के लिए वहां से सेना आ रही है। तो डुप्ले ने अगली नीति क्या अपनाई, अगली चाल क्या अपनाई? डुप्ले ने उस समय जो कर्नाटक का जो नवाब था अनवरुद्दीन, उससे जाके संपर्क साधा। उससे बोला कि आप अपने राज्य में युद्ध न होने दे, आप अपने राज्य में युद्ध न होने दे, और युद्ध होएगा तो यहाँ पे अस्त व्यस्त मामला यहाँ का फैलेगा यहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया, अनवरुद्दीन ने अंग्रेजों को मना कर दिया कि भाई यहाँ पे युद्ध नहीं होना चाहिए, है ना, कर्नाटक के अंदर। तो उनकी बात उन्होंने मान ली, है ना। वो भी उसको रुष्ट नहीं करना चाहते थे, लेकिन कुछ समय बाद ये अपनी तैयारी करते रहे डुप्ले। तो उस समय में एक मुख्य फ्रांसीसी बस्ती और थी, मॉरिशस। कौन सी थी? मॉरिशस फ्रांसीसी बस्ती थी। और वहाँ का जो शासक था फ्रांसीसी, वो था कौन? ला बार्डूनो। कौन था? ला बार्डूनो वहाँ का एक फ्रांसीसी सेनापति था। तो उससे संपर्क किया डुप्ले ने, उससे बोला कि भाई ऐसी ऐसी बात है। तो ला बार्डूनो जैसे फ्रांस से आता है और फ्रांस से आने के बाद ये युद्ध करते हैं, अनवरुद्दीन को बोलता है कि अगर हम मद्रास को अंग्रेजों से जीत लेंगे तो आपको इसको सौंप देंगे। किसको? मद्रास को अनवरुद्दीन को सौंप दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन जब ला बार्डूनो आता है, वो बारथेमा को पराजित कर देता है कोरोमंडल तट पर। और बारथेमा को पराजित करते हुए
उसकी बाद में जब डुप्ले और इसके ला बार्डूनो के बीच में जब असहमति बढ़ती है, असहमति कैसी भाई, ये इन्होंने मद्रास जीत लिया। मद्रास जीतने के बाद ला बार्डूनो बोलता है कि अब हम इसको वापस अंग्रेजों को लौटा देंगे, कुछ पैसे लेकर, कुछ इनसे संधि करके, ठीक है। तो डुप्ले ने इससे मना कर दिया। डुप्ले मद्रास को वापस अंग्रेज को नहीं देना चाहता था, ये उसको सौंपकर पैसे लेकर देना चाहता था। इसने क्या किया फिर बाद में, जब डुप्ले ने मना किया तो मद्रास को उन अंग्रेजों को सौंप दिया और उनसे कुछ रिश्वत ली और फिर वापस मॉरिशस चला गया। तब ये मॉरिशस चला गया, उसके बाद डुप्ले ने फिर आक्रमण कर दिया अंग्रेजों के ऊपर, और अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण करने के बाद जब मद्रास को छीन लेता है दोबारा से, तो ये अनवरुद्दीन को नहीं देता, उसको अपने पास रखता है, मद्रास को अपने वहाँ पे शासन सत्ता कायम करता है। तब अनवरुद्दीन को जानकारी मिलती है तो अनवरुद्दीन इससे बहुत रुष्ट होता है और अपने पुत्र के नेतृत्व में, अपने बेटे के नेतृत्व में, यानी कि महफूज खान उसका बेटा था, उसके नेतृत्व में सेना भेजता है। और इधर से जो फ्रांसीसी जो सेनापति था, जो वहाँ पे जिसने ये लड़ाई लड़ी, जो मैं बताने वाला हूँ, अडियार का जो युद्ध मद्रास के पास में सेंट थोमे के युद्ध के नाम से ये लड़ाई फेमस है 1746 में। कब? 1746-47 में सेंट थोमे यानी कि अडियार का युद्ध मद्रास के पास में है ना। तो इधर जो फ्रांसीसी जो सेनापति था वो था कैप्टन पैराडाइज। कौन था दोस्तों? कैप्टन पैराडाइज फ्रांसीसी सेनापति था। और जो उधर से था अनवरुद्दीन का बेटा महफूज खान लड़ाई लड़ा। उसकी मानो कि 10,000 सैनिक संख्या उसकी थी अब महफूज खान की, और कैप्टन पैराडाइज के पास लगभग 1,000 सिपाही थे, और वह लड़ाई आसानी से जीत जाता है। कौन? सेंट थोमे की लड़ाई, यानी कि अड्यार की जो लड़ाई है वो जीत जाता है। कौन? फ्रांसीसी। उधर जैसे लड़ाई जीतते हैं तो कुछ समय बाद 1748 में ही वहाँ पे जब यूरोप में युद्ध समाप्त हो जाता है, तो यूरोप में जब युद्ध समाप्त हो जाता है वहाँ पे संधि हो जाती है, एक संधि होती है एक्स ला सैपल की संधि। एक्स ला सैपल की संधि, ये आपको याद रखनी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्स ला सैपल की संधि ये इसलिए याद रखनी है, एक्स ला सैपल की संधि वहाँ होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, भारत में मुख्य घटना क्या घटती है, तो भारत में जो मद्रास वाला जो क्षेत्र इन्होंने जीता था फ्रांसीसियों ने, वो अंग्रेजों को वापस कर दिया, और उसके बदले में इनको यूरोप के अंदर, यानी कि सॉरी अमेरिका के अंदर, उत्तरी अमेरिका के अंदर लुइसबर्ग नामक शहर इनको मिलता है वापस, किनको? यूरोपियनों को, फ्रांसीसियों को, है ना। और भारत में मद्रास अंग्रेजों को मिल जाता है दोस्तों, ठीक है। ये सबसे बड़ी भूल इनकी रही फ्रांसीसियों की। तो ये पहली संधि होती है कौन सी? एक्स ला सैपल की संधि। 3 संधि होती है दोस्तों, देखो फ्रांसीसियों के बीच में और अंग्रेजों के बीच में 3 संधि होती है। पहली संधि एक्स ला सैपल की संधि, दूसरी संधि जो होती है वो होती है दोस्तों पांडिचेरी की संधि। पांडिचेरी की संधि कब होती है? 1755 में। कब होती है? 1755 में। और तीसरी जो संधि होती है 1763 में होती है पेरिस की संधि। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, कई जगह वाडीवांस की संधि भी आ जाती है। वाडीवांस का युद्ध होता है, वाडीवांस का युद्ध होता है, कब होता है? 1760 में। कब होता है? 1760 में। इनके बीच में ही, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में संधि नहीं होती है। संधि होती है 1763 में। और 1763 में कौन सी संधि होती है? पेरिस की संधि होती है दोस्तों। कौन सी? पेरिस की संधि होती है। इसी प्रकार से एक अंबूर की संधि भी आपसे दे दी जाएगी। नहीं, अंबूर की संधि नहीं होती, अंबूर का भी युद्ध हुआ था 1749 में। 1749 में। तो जो मुख्य इनके जो कारण रहे, यहाँ पे इन्होंने जो आपसी बढ़ाव किया, मतलब टकराव किया कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक में भी उस समय 2 शासक थे, जैसे कि अनवरुद्दीन था और उसका अनवरुद्दीन, नासिर जंग है इधर, मुजफ्फर जंग और ये क्या नाम है, सलावत जंग के बीच में इन्होंने आपसी टकराव भिड़ा। एक तरफ एक का साथ ये अंग्रेज दे रहे थे, एक का साथ फ्रांसीसी दे रहे थे। तो इनके कारण ये बाद में जान गए कि भाई ये आपसी टकराव है यहाँ तो, और ये मतलब यहाँ पे अपने फैक्ट्री इसके बाद ही तो स्थापित की इन्होंने। देखो अब 1757 का प्लासी का युद्ध होता है, 1757 का प्लासी का युद्ध होता है। ये वहाँ की बंगाल की सारी कंडीशन, जो वहाँ की परिस्थिति सारी जान चुके थे कि भाई कैसे इनमें आपसी संघर्ष होता है, या कर्नाटक का या हैदराबाद का, ये सारी की सारी यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है और राजनीतिक स्थिति है, अंग्रेजों ने यहाँ पे स्थापित अपनी मतलब स्थापित कर ली थी, और सारी जानकारी यहाँ से इन्होंने ले ली थी, ठीक है दोस्तों। तो 3 युद्ध कौन कौन से होते हैं, मतलब 3 संधि, एक्स ला सैपल की संधि, दूसरी संधि एक्स ला पौंडीचेरी की संधि, और तीसरी जो संधि होती है वो पेरिस की संधि होती है। तो तीनों संधि आप लोगों ने देखी भाई, 3 संधि कौन कौन सी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों आपने इसमें जो कंप्लीट आप अगर टॉपिक पढ़ते हैं तो आपको मेरे हिसाब से ये करना चाहिए कि
भाई जैसे अब 1757 की घटना है, 1757 प्लासी का युद्ध घटता है, प्लासी बैटल ऑफ प्लासी होता है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए बैटल ऑफ प्लासी के समय में मुगल कौन था, मुगल कौन था जो उस समय यहाँ पे शासन कर रहा था, किस मुगल के समय में बैटल ऑफ प्लासी होता है। जैसे कि शाह आलम द्वितीय, कौन था, शाह आलम द्वितीय। और अगर बात की जाए इसकी भाई बैटल ऑफ ये बक्सर का युद्ध किसके समय में होता है ना। ये कुछ मुख्य घटना है दोस्तों। भाई जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जिस समय में भारत पे भाई नादिर शाह ने आक्रमण किया उस समय में मुगल कौन था, या जिस समय में इन्होंने जो दुर्री सराय की संधि होती है, मुंशी सिवगांव की संधि होती है, कौन मुगल शासक था, कौन यहाँ पे सत्ता कर रहा था। तो इस चीज़ की आपको जानकारी होनी चाहिए दोस्तों कि भाई मुगल फैक्ट्री की ये सॉरी ब्रिटिश फैक्ट्री की स्थापना किसके समय में होती है, ब्रिटिश फैक्ट्री की स्थापना किसके समय में होती है। देखो ब्रिटिश सबसे पहले आ तो गए थे अकबर के समय में ही, अकबर के समय में आ गए थे ब्रिटिश। लेकिन अगर बात फैक्ट्री की जाए तो फैक्ट्री जो इन्होंने स्थापित की भारत में वो सबसे पहले किसके समय में की, जहांगीर के समय में की। दोस्तों आपको पता है सूरत में सबसे पहले किसके समय में की थी, जहांगीर के समय में इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। और उसके बाद अपनों ने इन्होंने यहाँ पे गढ़ जमाया, कहाँ पे, भारत में। सूरत के बाद तो फिर मैंने आपको बताया अजमेर में, आगरा में, है ना। और इनके मुख्य जो शासक है, ब्रिटिश वासियों के मुख्य जो शासक है वो आपको अच्छे तरीके से करना है। अच्छे तरीके से कैसे, यहाँ से पहले देखो एक चीज़ का और, आप एक बात और ध्यान रख लेना है आपको। यहाँ ब्रिटिशों के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों, हमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि ये ब्रिटिश गवर्नर थे या गवर्नर जनरल थे, या बंगाल, पहले बात आती है बंगाल की, बंगाल के गवर्नर थे या भारत के गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर जनरल थे, भारत के गवर्नर जनरल थे, वायसराय कहाँ के थे, क्या थे, मतलब इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है दोस्तों। देखो सबसे पहले जब बैटल ऑफ प्लासी होती है उस समय बंगाल के गवर्नर बनते हैं, उस समय बंगाल के गवर्नर बनते हैं। और जब बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध हो रहा था उस समय बंगाल का जो गवर्नर था वो था रॉजर ड्रैक, बंगाल का गवर्नर था, ना कि भारत का। उस समय तक बंगाल पे ही ये शासन कर रहे थे। और 1757 से लेके 1773 तक, जिस समय तक वारन हेस्टिंग आता है उस समय तक बंगाल का गवर्नर ही बनता है। तो वारन हेस्टिंग पहला व्यक्ति था जो बंगाल का गवर्नर जनरल बना, बंगाल का गवर्नर जनरल बना। और उस बंगाल के साथ साथ में मद्रास जो बड़ी प्रेसिडेंसी थी और बम्बई जो प्रेसिडेंसी थी, उन दोनों का देखभाल कौन करता था, वो करता था वारन हेस्टिंग। कौन, वारन हेस्टिंग, है ना, तीनों की। अब वारन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। अब उसके बाद जो अन्य शासक ये आए यहाँ के गवर्नर जनरल, जैसे कॉर्नवालिस आया, सर जॉन शोर आया, या फिर वेलेस्ली आया, लॉर्ड मिंटो आया, एमहर्स्ट आया, है ना, ये डल हो उससे तक बेंटिक तक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, यानी 1828 तक बंगाल के गवर्नर जनरल बनते थे। अब बंगाल के गवर्नर जनरल बनने के बाद 1833 तक, 1833 तक गवर्नर जनरल के बाद ये फिर क्या कौन बनने लगे, ये भारत के गवर्नर जनरल बनने लगे। पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन बना, लॉर्ड विलियम बेंटिक बना दोस्तों। कौन बना, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना और आखिरी गवर्नर जनरल बंगाल का था, ठीक है। इसके बाद की जाए तो भाई भारत का वायसराय कब बना, हाँ, केनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था और प्रथम वायसराय था। 1857 की क्रांति के बाद जब महारानी शासन यहाँ पे शुरू हो गया उसके बाद यहाँ पे वायसराय बनने शुरू हो गए, गवर्नर जनरल भी थे और वायसराय दोनों भी थे, है ना। ये जब ब्रिटिश आदेश आता था उस समय में ये वायसराय के रूप में कार्य करते थे, नहीं तो गवर्नर जनरल के रूप में कार्य करते थे। तो ये फैक्ट भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए इनका, ब्रिटिशों के बारे में, ठीक है। और अन्य अन्य बातें हमने यहाँ पे आज मेंशन की दोस्तों, यूनिट नंबर 25 की। आप वीडियो को देखिए और अगर आपको अच्छी लगती है अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ये आपको इग्नू के साथ साथ अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आपके लिए बेनिफिशियल हो गया। आप फिर नेट भी दोगे, टीजीटी, पीजीटी, लेक्चरर के आप एग्जाम दोगे, उसमें भी आपको ये लाभदायक सिद्ध होगी दोस्तों। और दूसरी बात, महामारी का दौर ये दोस्तों चल रहा है, पूरा देश सिकुड़ा हुआ है, मतलब आप इसमें अपनी खुद से बचाव कीजिए, अपने परिवार वालों का सेफ्टी कीजिए, है ना। तो आपको सेफ्टी, आप अपनी सेफ्टी रखोगे तो सब अगर ऐसे ही करेंगे तो जल्दी ही इससे नियंत्रण पा लिया जाएगा दोस्तों, है ना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।